नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सी टेट 2022 में पूछे गए दोस्तों पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट और शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, तरण भारत संघ की एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है? सही विकल्प का चुनाव करिए। पहला ऑप्शन दिया गया है मेधा पाटकर, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है राजेंद्र सिंह और चौथा दिया गया है पीसी जोशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह ने दोस्तों जो राजस्थान है वहां पर के लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम था तरण भारत संघ। ये संस्था किसने बनाया था? राजेंद्र सिंह ने। और कहाँ बनाया था अगर पूछा जाए तो राजस्थान में। इसे याद रखिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर चुनाव कीजिए। मतलब कि जो भूमि में जल है उसकी कमी का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है वर्षा का कम होना, दूसरा है वृक्षों का आवरण कम होना, तीसरा ऑप्शन है सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ पंप का उपयोग करना, चौथा ऑप्शन है नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथों के पंप का उपयोग बढ़ गया है, जिसके कारण से क्या हो रहा है? भूमिगत जल स्तर में क्षीणता हो रही है, यानी कि भूमिगत जल स्तर कम होते जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अम्ल वर्षा के जो केमिकल होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के कारण होते हैं। अगर आपसे इसका फॉर्मूला पूछे तो नाइट्रिक अम्ल क्या होंगे? HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसको दोस्तों आप याद रखिएगा। अब दोस्तों अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अम्ल वर्षा जो होती है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच कितना होता है दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा पाई जाती है? पहला ऑप्शन है नदियों में, दूसरा है झरने, तीसरा है हिमनद या फिर ग्लेशियर और चौथा ऑप्शन दिया गया है जलप्रपात। तो कौन सा ऐसा जल है, स्रोत है दोस्तों जिसमें अलवण की मात्रा कम होती है? तो कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्लेशियर या फिर हिमनद। ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से जल के विषय में कौन सही नहीं है? यानी कि पानी के विषय के बारे में कौन सही नहीं है उसे बताना है। पहला है जल एक सार्वभौमिक विलायक है। तो ये तो सही है दोस्तों, सभी चीज को घोल सकता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें विभिन्न पदार्थ को घोलने की क्षमता होती है। तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पर सर्वाधिक होता है। ये दोस्तों गलत है। और फोर्थ ऑप्शन पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल रहता है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सही नहीं होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जल का घनत्व 100 डिग्री पर अधिकतम होता है कहा गया है। तो यही हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। आप सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों कि जल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर
जल का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा और उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है मातृवंश परिवार, जिसमें रीता की माता मुखिया है। दूसरा पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता मुखिया है। तीसरा है एकल परिवार, जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। और चौथा ऑप्शन है संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य क्या है, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा संयुक्त परिवार इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पैने चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? पहला ऑप्शन है दूसरे पशुओं के मांस से। तीसरा ऑप्शन है घास एवं साग। दोस्तों यहाँ पे पास लिखा गया है, वो क्या होगा आपका? घास होगा, है ना, याद ध्यान रखिएगा, ये घास है ना, घास एवं साग। तीसरा ऑप्शन है फल और चौथा ऑप्शन है अनाज। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका घास एवं जो साग होंगे उसको चुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लवणोद्भिद यानी कि हेलोफाइटा। दूसरा ऑप्शन है समोद्भिद यानी कि मीजोफाइट। तीसरा ऑप्शन है मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइट। और चौथा ऑप्शन दिया गया है आंतपोद्भिद यानी कि हीलियोफाइट। जो दोस्तों नमकीन वाले जल में उगते हैं यानी कि खारे जल में उगते हैं, उन पौधों को क्या कहेंगे दोस्तों? वो होंगे हमारे हेलोफाइटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका लवणोद्भिद हेलोफाइटा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है, वो चित्रकला किस राज्य में किया जाता है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र। दूसरा है राजस्थान। तीसरा ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश। और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका कश्मीर। तो चित्रकाठी जो है कौन से राज्य का चित्रकला है दोस्तों? वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा, जिसमें प्राकृतिक रंगों का जो है उपयोग किया जाता है चित्र बनाने में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। पहला ऑप्शन है संथाली जनजाति। दूसरा ऑप्शन है गद्दी जनजाति। तीसरा है गौड़ जनजाति। और चौथा ऑप्शन है सहारिया जनजाति। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका गद्दी जनजाति जो होते हैं वो हिमाचल प्रदेश के क्या है? आदिवासी है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। और संथाली जनजाति जो होते हैं वो आपके झारखंड में आते हैं। और गौड़ जनजाति पूछा जाए तो भारत के आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये इलाकों में आपको गौड़ जनजाति देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीनतम नृत्य है? जो मिजोरम है उसका सबसे प्राचीनतम नृत्य है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है सतरिया नृत्य। दूसरा है रौफ नृत्य। तीसरा है चिराव नृत्य। और चौथा ऑप्शन है गरबा नृत्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका चिराव नृत्य जो होता है वो मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है कश्मीर से बंगलोर। दूसरा है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तीसरा है मिजोरम से गुजरात। और चौथा है महाराष्ट्र से मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कौन होगा? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा
कि यह दुनिया का 16वां नंबर का क्या है, सबसे लंबा रेलवे लाइन है, यानी कि रेल लाइन सबसे लंबा है कौन सा, 16 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका यहाँ पे यही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था। जो कल्पना चावला है उसका निधन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 2000 में, दूसरा ऑप्शन 1998, तीसरा ऑप्शन है 2006 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 2003। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 2003 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं। तो कौन से पक्षी होते हैं दोस्तों जो पेड़ के तनों में अपना जो है घोंसला बनाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया आपका कौवा, दूसरा ऑप्शन दिया है बसंत गौरी यानी कि बारबेट, तीसरा ऑप्शन शक्कर खोरा जिसे हम सनबर्ड भी कहते हैं, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका दर्जिन चिड़िया। तो कौन पक्षी है दोस्तों जो अपना घोंसला तने में बनाती है, तो वो है आपका बसंत गौरी यानी कि बारबेट जो होती है वो पेड़ के खोल यानी कि उसके तने में अपना घोंसला बनाती है और अपने अंडे देती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि शक्कर खोरा कौन क्या करती है, तो ये दोस्तों फूलों के रस चूसती है। जो छोटी सी चिड़िया होती है और इसका चोंच जो है बहुत लंबा होता है, ये फूलों के रस को चूसती है और अपना घोंसला जो है दोस्तों पेड़ों पर लटका होता है, आपने देखा होगा उसी तरह से बनी होती है। और दंजिन चिड़िया जो होती है दोस्तों ये पत्तों को सील करके अपना घोंसला बनाती है और अंडे देती है। और कौवा जो होता है दोस्तों, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर हमारा कौन सा था, बसंत गौरी यानी कि बारबेट जो है वो पेड़ के तने या खोल में अपना घोंसला बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, ऐसा क्यों कहा। पहला ऑप्शन है यह दृष्टिवर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है, दूसरा है यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, तीसरा ऑप्शन है इससे भूख बढ़ती है, और चौथा ऑप्शन है यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने में ताकत प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। इसलिए डॉक्टर ने क्या कहा था, वैश्विक महामारी के समय विटामिन सी से जो भी भरपूर भोजन मिले उसे ग्रहण करे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है उसका रासायनिक नाम, स्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है, स्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो इसे भी दोस्तों आप याद रखिएगा। और विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है, वो होता है आंवला। क्या होता है, आंवला। तो इसको दोस्तों आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो भोजन हम खाते हैं उनका शरीर में क्या होता है। कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है पाचन क्रिया या वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों को कल्पनाशीलता का विकास करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के अंतःबोधीय विचारों का अन्वेषण करना। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका विद्यार्थियों के अंतःबोधीय विचारों का अन्वेषण करने के लिए टीचर ने कहा कि जो हम भोजन खाते हैं उनका हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, इस पर आप चर्चा करिए करके विद्यार्थियों से कहा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कक्षा 4वीं के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण में कौन से प्रतिक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहित मिलेगा। पहला ऑप्शन है वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, दूसरा है संप्रेषण एवं चरों की पहचान, तीसरा ऑप्शन दिया गया है
अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका नक्शा बनाना एवं मापन करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका अवलोकन करना तथा मॉडल निर्माण करने के लिए ही एक टीचर ने संग्रहालय का आयोजन किया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जल में घुलनशीलता के अवलोकन करने के लिए एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है। एक टीचर ने कहा दोस्तों कि घुलनशीलता का अवलोकन करना है, तो उसके लिए उसने क्या किया कि अपने छात्रों से घर से सामान मंगाए, चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा, ये सबको लाने के लिए कहा। तो ऐसा कहने के पीछे टीचर का क्या उद्देश्य था। पहला ऑप्शन है प्राइमरी स्कूल में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता। तीसरा ऑप्शन है छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उसके ज्ञान का निर्माण हो सके आसानी से। और चौथा ऑप्शन दिया गया है छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका छात्र को सम्मिलित करना जिससे उसके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। और डी नंबर भी आपका सही हो जाएगा, जिसमें छात्र अपनी स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से क्या कर सके, संबंधित कर सके। तो सी और डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर ईवीएस का एक थीम है। तो कौन जो है दोस्तों ईवीएस के प्राथमिक स्तर के थीम है, 6 थीम है दोस्तों, जिसमें से हमको एक थीम को छांटना है। पहला है पदार्थ, दूसरा है हम चीजें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं, तीसरा है प्राकृतिक संसाधन, और चौथा दिया गया है भोजन का संरक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम चीजें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किस सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। पहला ऑप्शन है बाल मजदूरी एवं वर्ग असमताएं, दूसरा है जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, तीसरा ऑप्शन है बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, और चौथा ऑप्शन है जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बाल मजदूरी एवं वर्ग असमताएं को लिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई, दूसरा ऑप्शन है समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तीसरा ऑप्शन है रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप में हतोत्साहित करने के प्रयास किया गया है, और चौथा ऑप्शन है सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तक का ही उपयोग शिक्षकों द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप में हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों का वर्णन उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को स्वयं कहानियों एवं वर्णन को पढ़ने में आनंद आता है, तीसरा है कहानियों एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक
विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका कहानी अथवा जो वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से क्या हो जाते हैं, तदानुभूति हो जाते हैं और उसका अनुभव करते हैं। यानी कि कहानी के द्वारा पढ़ाने से बच्चे उसमें आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं और उसमें आसानी से सीख जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है प्रतिदिन, दूसरा ऑप्शन है प्रति माह, तीसरा है 6 महीने में और चौथा ऑप्शन है वर्ष के अंत में। तो ईवीएस की मूल्यांकन करने के लिए यानी कि सीखने सिखाने के लिए क्या उपयुक्त होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिदिन। यानी कि आप रोज करेंगे तभी ईवीएस जो है उसकी आवृत्ति में मूल्यांकन के लिए सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त तौर पर आप कर पाएंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न से वंचित हो जाएंगे। उसके विद्यार्थी किस चीज को नहीं सीख पाएंगे। पहला ऑप्शन है बहुबुद्धि, दूसरा है अवलोकन से सीखना, तीसरा है व्यक्तिगत सीखना और चौथा ऑप्शन है सहपाठी द्वारा सीखना। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक टीचर ने कहा कि सभी बच्चे शांत रहेंगे क्योंकि उनको शांत क्लास पसंद होता है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो किस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे, किस चीज़ से वंचित हो जाएंगे करके पूछा गया है। तो इसका आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के आकलन का सही है। पहला ऑप्शन है उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में उनके अंक संख्यात्मक हो। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका उत्तरों में छात्र के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है छात्रों के अनुभव का मूल्यांकन गुणात्मक हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तरों में छात्रों का मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक होना चाहिए, ये सही हो जाएगा। और दिया गया तीसरा छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएंगे। तो बी और सी दोस्तों आपका करेक्ट होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। पहला ऑप्शन है अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन देना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में भोजन पदार्थों के चित्र का संग्रहण करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना। और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्य से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका छात्रों के परिवार व सदस्यों के जो समुदाय के जो सदस्य से भोजन की विविधता की पसंद और नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में स्थान दिया गया। इसे स्थान देने का उद्देश्य है, इसे स्थान देने का क्या उद्देश्य होगा। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना। तीसरा है वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों जो होंगे आपके सही हो जाएंगे। क्या होंगे, ये तीनों सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता क्या है। यानी कि यूनिट प्लान करना है दोस्तों, तो उसके लिए क्या जो है सबसे उचित होगा। पहला ऑप्शन है
यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। तीसरा है, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। और चौथा ऑप्शन है, आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है आपका, निम्न में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? पहला ऑप्शन दिया गया है, उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए। दूसरा ऑप्शन है, अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलाप के साथ किया जाए। तीसरा ऑप्शन है, श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थी को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठने का प्रबंध किया जाए। थीम ये जो है अगला प्रश्न का आगे है दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पे टाइप हो गया है, तो ये होगा आपका, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतरोही के अनुभव का वर्णन सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ से दोस्तों आपका 30 नंबर का प्रश्न यहाँ से है कि थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतरोही के अनुभव के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है, यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। तीसरा ऑप्शन है, यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। और चौथा ऑप्शन है, यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन जो होगा दोस्तों, यह अध्याय लिंग जो रूढ़िबद्धता है उसको चुनौती देता है। ये तो सही बात है। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है, यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। ये भी आपका सही होगा। और तीसरा दिया गया, यह सामूहिक अध्ययन में कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। ये भी आपका सही होगा। और यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श भी प्रस्तुत करता है। तो इसके चारों ऑप्शन जो होंगे दोस्तों आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके चारों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न शुरू हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ से आपका प्रश्न जो है शुरू हुआ है। तो ये थी दोस्तों आपके सी-टेट में पूछे गए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके आने वाले सी-टेट और शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।